देवेंद्र फडणवीस के अर्बन नक्सल वाले बयान पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। 19 दिसंबर को फडणवीस ने विधानसभा में बयान दिया था। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नेपाल में माओवादियों की जो बैठक है उसका जिक्र यहां पर किया गया था। माओवादी नेताओं की बैठक पर एबीपी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा। 12 से 14 नवंबर के बीच काठमांडू के कांतीपुर में हुई थी मीटिंग। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माओवादी कमांडर मौजूद थे। माओवादियों की मीटिंग में महाराष्ट्र से भी 4 से 5 लोग थे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक व्यक्ति भी मीटिंग में शामिल हुआ था। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर निर्देश दिए गए थे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद दिए गए अगले दौर के निर्देश। चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम के विरोध में भी आंदोलन का ऐलान किया गया था। महाराष्ट्र में माहौल खराब कर अराजकता फैलाने का निर्देश दिया गया। तो एबीपी न्यूज पर यह बहुत बड़ा खुलासा। माओवादी नेताओं की बैठक को लेकर यह बड़ा खुलासा। 12 से 14 नवंबर के बीच यह बैठक होती है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माओवादी कमांडर भी मौजूद रहते हैं और माओवादियों की मीटिंग में महाराष्ट्र से भी 4 से 5 लोग शामिल थे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक व्यक्ति भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचा था। आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो देखिए, ये लगातार मुद्दा अब महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों को भी बढ़ा रहा है और साथ ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच एक बड़ा खुलासा भी यहां पर हुआ है कि 12 से 14 नवंबर के बीच काठमांडू में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें कई रणनीतियां बनाई जाती है। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस पहले इस मुद्दे को उठाते हैं और अब ये बड़ा खुलासा, विस्तार से बताएं। बिल्कुल जिया, और ये एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आखिर किस तरह चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी और बैठक में क्या क्या हुआ। अब ये बैठक 12 से 14 नवंबर को हुई, कांतीपुरा काठमांडू में हुई। यहाँ पर देश भर से ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम माओवादी संगठनों के नेता और बड़े लेवल के कमांडर लेवल के नेता वहाँ पहुंचे थे। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे जहाँ से सारे कमांडर्स वहाँ पहुंचे थे और वहाँ पर ये बैठक हुई थी। बैठक हरियाणा नतीजों के बाद हुई थी क्योंकि हरियाणा में जो नतीजे आए थे वो उनके अपेक्षा के अनुसार नहीं थे और तब ये बात सामने आई कि हरियाणा में कहीं ना कहीं ईवीएम का उपयोग हुआ है। और अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद हमें देश में, अगर महाराष्ट्र में वापस महायुति की सरकार आती है तो हमें एक ईवीएम के खिलाफ बड़ी मुहिम खड़ी करनी होगी और तमाम आरोप लगाने होंगे। और ये इस बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति भी मौजूद था, ऐसा खुलासा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन दावा किया गया है कि ऐसा एक व्यक्ति वहां पर था तो भारत जोड़ो और संविधान बचाओ आंदोलन को लेकर पुरजोर तरीके से आगे आकर सरकार पर या केंद्र सरकार पर हमला कर रहा था। तो ये व्यक्ति उस बैठक में गया था। महाराष्ट्र से 4-5 लोग गए थे और 4 चरण में आगे का आंदोलन देश में करने की रणनीति इस बैठक में माओवादियों की तरफ से बनाई गई। पहले चरण में मीडिया और जो समाज माध्यम है उनका इस्तेमाल करके ईवीएम किस तरह भाजपा को जिताता है और बैलेट पे हमें चुनाव करना चाहिए, इस तरह का एक माहौल बनाना है। दूसरे चरण में जो तमाम देश के लोग हैं उनको सड़कों पर उतार कर उनके साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा करने का, एक मार्च खड़ा करने की रणनीति दूसरे चरण में बनाने का तय हुआ था। तीसरे चरण की रणनीति ऐसी थी कि जो एनडीए के खिलाफ का समाज है जो खासा नाराज होता रहता है और इसमें अमूमन देखा जा रहा था कि इस चरण में बातें ये आई सामने कि मुस्लिम, दलित समाज, इन सभी को लेकर साथ में एक बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा किया जाए और इनके जरिए इन सभी समाजों के प्रमुख लोगों को लेकर यहाँ महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की रणनीति तीसरे चरण की थी। चौथे चरण में देश में, महाराष्ट्र में अराजकता फैल गई है ऐसा दावा या आरोप करते हुए हिंसक आंदोलन करने की रणनीति थी। यानी चौथे चरण में देश में हिंसा की जाए, हिंसा के लिए सारे इंतजाम किए जाएं, सभी समाजों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन करने के लिए तैयार किया जाए, ये चौथे चरण की रणनीति। तो इन 4 चरणों में राज्यों में और देश में आंदोलन करने का तय हुआ था ईवीएम के खिलाफ। और कमांडर्स की इस बैठक के बाद ये कमांडर जब भारत आए तो उन्होंने अपने अपने कैडर को इसकी जानकारी भी दी और ये करना है ऐसा भी कहा है। तो देश में आगे इस तरह का अगर माहौल खड़ा होता है तो ये
इस वजह से हुआ होगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। और ये खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है कि इस बैठक में क्या क्या हुआ, 4 चरणों में क्या बातें हुई, और राहुल गांधी से जुड़े कुछ लोग भी थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जिया, इस पर विस्तार से भी गणेश एक बार आप बताने की कोशिश करें, ये प्रयास की जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी वजह से राहुल गांधी को एक बढ़िया लोकप्रियता भी मिली, अच्छे नतीजे भी मिले थे लोकसभा चुनाव में। ये माना जा रहा था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कहीं ना कहीं ये संभव हो पाया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा रही उसमें जो 40 से अधिक संगठन शामिल हुए थे, वो दरअसल अर्बन नक्सल संगठन को करार दिया गया है महाराष्ट्र की पूर्व सरकारों के ही द्वारा। यानी कि ये पूरा एजेंडा तब से ही चला आ रहा था, ये दावा बीजेपी भी कर रही है। गणेश, बिल्कुल जी हाँ, देखिए 40 का नंबर्स ये पहले देवेंद्र फडणवीस ने सामने रखा था, लेकिन उसके बाद ये नंबर 72 तक चला गया था। और दावा ये किया गया, ये तमाम संगठनाएं जो अर्बन नक्सल फैलाती हैं या उनसे जुड़ी हुई हैं, माओवादियों से जुड़ी हुई है, और देश के मेट्रोज में, राज्य के मेट्रोज में इनके तार फैले हुए हैं। और ये कॉलेजेस, तमाम दूसरी जगहों पर जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़कर देश में अराजकता या देश के खिलाफ कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दावा किया गया था। और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े ये 40 संगठन इन 72 में से थे, ऐसा दावा भी देवेंद्र फडणवीस ने किया था और इसके लिए कुछ रिपोर्ट का हवाला भी दिया था। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि भारत जोड़ो के से जुड़े ये तमाम संगठनाएं केंद्र सरकार को घेरने के लिए या राज्य में एक खराब माहौल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो काठमांडू में मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग ईवीएम के खिलाफ थी, और कैसे ईवीएम नहीं बैलेट पर चुनाव हो, इसके लिए देश में माहौल या देश में एक वातावरण तैयार किया जाए, केंद्र सरकार को घेरा जाए। और इस वजह से ये मीटिंग हुई थी जिसमें माओवादियों के कमांडर पहुंचे थे। तो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर ये ईवीएम की मुहिम या ईवीएम के खिलाफ का आंदोलन, ये तमाम तार या इसके जो लिंक्स हैं वो इन संगठनों से जुड़े हैं। और देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कह रहे हैं कि माओवादी संगठन ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो अर्बन नक्सल नाम जिसे वो देते हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, और देश का माहौल खराब करने का काम कांग्रेस कर रही है। आरोप लगातार वो करते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गणेश, और दूसरी बात ये भी है कि राज्यों में अराजकता फैलाने की कोशिश की जाए, इस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए, इस बैठक में इस प्रकार के फैसले भी लिए गए। तो इसके लिए अब जांच पड़ताल का जो दौर है वो आगे निकल चुका है। हालांकि समय 1 साल से ज्यादा का हो चुका है इसके पहले जब मीटिंग हुई थी, लेकिन तब से ही अगर एजेंडा फॉलो किया जा रहा है तो उसके बारे में और आगे खुलासे होंगे, तार जुड़ेंगे अलग अलग, और अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के संगठन अगर सक्रिय हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। जी बिल्कुल जी, देखिए महाराष्ट्र में पहले से ही हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल को लेकर एक बड़ी मुहिम खड़ी हुई थी। राज्य सरकार, राज्य का गृह विभाग भी इसको लेकर काम करते रहता है, और हमने देखा है गढ़चिरौली में एक्शन हुआ था, पुणे में एक्शन हुआ था। तो तमाम एक्शन ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये तार फैल रहे हैं, इसका जो दायरा है वो फैल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जब वो विरोधी पक्ष नेता थे, उससे पहले जब पहले टर्म में मुख्यमंत्री थे, और अब जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो पिछले 2014 से लेकर अब तक देवेंद्र फडणवीस अर्बन नक्सल को लेकर बड़े एग्रेसिव रहे हैं। और जब वो गृह मंत्री रहते हैं तो स्टेट सीआईडी और जो स्पेशल यूनिट्स हैं वो अर्बन नक्सल्स की मुहिम या उन पर जो काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे रहते हैं। तो लगातार ये बात हो रही है कि पुणे जैसे मेट्रोज हैं, मुंबई जैसे मेट्रोज हैं, नागपुर जैसे मेट्रोज हैं, जहां पर कॉलेज के युवाओं को अर्बन नक्सल की मूवमेंट से फिलहाल जोड़ा जा रहा है, और कई गिरफ्तारियां भी हुई, कई लोगों को इसके ऊपर एक्शन भी हुआ। तो ये बात तो लगातार कहते आ रहे हैं कि देश भर में अर्बन नक्सल की मूवमेंट है और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये कुछ रिपोर्ट्स वो सादर करते हैं, सामने रखते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के विशेष नेता इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे, हवा दे रहे हैं। ठीक गणेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, और वो बयान भी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को जो देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के अंदर अर्बन नक्सल को लेकर दिया था। सुनिए। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली, यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते, त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे, त्याच्या बद्दल ईव्हीएमच्या बद्दल। तो जो 14-15 नवंबर को बैठक हुई, जो देवेंद्र फडणवीस जी बता रहे थे,
उस बीच काठमांडू में बैठक होती है और अराजकता फैलाने की रणनीति और साजिश की जाती है। ईवीएम पर सवाल उठाने के निर्देश यहां पर दिए जाते हैं। दूसरे राज्यों में भी जो वोटिंग हुई है उसको लेकर सवाल उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। तीसरे चरण में मुस्लिम, दलित और ओबीसी को भड़काने का निर्देश यहां पर दिया जाता है। अलग अलग चरणों में यहां पर जो बैठकें हुई हैं उस बीच ये निर्देश दिए गए। चौथे चरण में सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन का भी निर्देश यहां पर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा खुलासा और अराजकता की स्थिति का माहौल बनाने का निर्देश भी अगर इस बैठक में दिया जा रहा है गणेश, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साजिश और इसका खुलासा होना बहुत जरूरी था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि आपकी सरकार केंद्र में भी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी, ऐसे में अगर इस प्रकार से कुछ होता है, घुसपैठ होती है, तो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन आप किसको अर्बन नक्सल कह रहे हैं? गरीबों को, किसानों को? इस प्रकार के कहीं ना कहीं आरोप अब कांग्रेस लगा रही है और कह रही है कि आप तो बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। हालांकि बिल्कुल जी, देखिए कांग्रेस इसे राजनीति का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस से लगातार कहती है कि झूठे आरोप हैं, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, बस एक नैरेटिव सेट करने का काम भाजपा करती है और खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में करते हैं। लेकिन फडणवीस कहते हैं कि मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास इंक्वायरी हमने जो की थी, हमारा जो स्टेट इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट है जिसके आधार पे हम ये कहते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कहती है कि अर्बन नक्सल जो गरीब है उनको ये टैग लगाकर बीजेपी अपनी रणनीति या राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। अगर आपके पास सबूत है, आपके पास गृह विभाग है, आपके पास पूरी मशीनरी है, तो उसका इस्तेमाल करके कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो देवेंद्र फडणवीस का या भाजपा का आरोप ये रहता है या उसका काउंटर ये रहता है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतनी गिरफ्तारियां की है। लेकिन महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल को लेकर आपने देखा होगा कि जब चुनाव हो रहे थे, जब कैंपेन चल रहा था, तो उस समय भी राहुल गांधी जब नागपुर में गए, नागपुर के दौरे के दिन ही देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन नक्सल मूवमेंट की एक बात सामने रखी और एक बड़ा माहौल किया कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े लोग ये अर्बन नक्सल मूवमेंट राज्य में चलाते हैं और हमारे पास सबूत हैं। तो ये एक मुद्दा चुनाव का मुद्दा भी था। अब चुनाव होने के बाद दोबारा से राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने के लिए इसको सामने लाया जा रहा है, ये स्पष्ट है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, किस तरह के सबूत आगे रखे जाते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज जब देवेंद्र फडणवीस सदन में आकर ये बात कहते हैं, जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, गृह मंत्री हैं वो, तो क्या अब महाराष्ट्र सरकार आगे इस रिपोर्ट के आधार पर जो लोग महाराष्ट्र से वहां गए थे उनकी गिरफ्तारी करती है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ठीक, नजर बना के रखिए गणेश। आप बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एनआईए ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के फिर से सर उठाने की कोशिशों के खिलाफ शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की है। एनआईए ने इस सिलसिले में 5 राज्यों में छापामार कार्रवाई की। एनआईए ने एक ही दिन के अंदर कुल 10 ठिकानों पर पहुंचकर छापेमारी की है। पंजाब में 2 ठिकाने हैं, हरियाणा में ऐसे 4 ठिकाने हैं जहां पर यह छापामार कार्रवाई हुई है। तो वहीं दिल्ली में 2 ठिकानों पर, बिहार और यूपी में एक जगह पर एनआईए ने छापा मारा है। एनआईए के पास ऐसे इनपुट्स थे कि प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी की नॉर्थ विंग को फिर से खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक ही दिन में कुल 10 ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर कई ऐसे ठिकाने जहां पर एनआईए की टीम पहुंचती है, छापामार कार्रवाई करती है। तो वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी एक जगह पर यह छापामार कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधित सीपीआई से कनेक्शन पर यह कार्रवाई हुई है। तो संदिग्ध माओवादियों के खिलाफ आखिर कहां पर एक्शन हुआ है, आपको डिटेल में हम बताते हैं। एनआईए ने शुक्रवार को 5 राज्यों में पहुंचकर छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई क्यों हुई है? वो इसलिए क्योंकि प्रतिबंधित सीपीआई से इनके कनेक्शंस इन ठिकानों के जुड़े हुए हैं। इसी वजह से यहां पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की है। शक यही है कि ये फिर से उभरने की कोशिश कर रही हैं। पटियाला, मुक्तसर साहिब पंजाब में यानी कि 2 जगह पर रेड हुई है। गुरुग्राम, मानेसर यानी कि हरियाणा में 4 जगहों पर रेड हुई है। दिल्ली में 2 ठिकानों पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है। पटना और आजमगढ़ यहां यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी एक जगह पर एनआईए की टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई यहां पर की गई है। सीपीआई माओवादी के साथ कनेक्शन पर यह छापा मारा गया है। हालांकि इस बीच इन छापों के बाद क्या कनेक्शन सामने निकल कर आते हैं, क्या खुलासे होते हैं और क्या सबूत हाथ लगते हैं एनआईए की टीम को, इसको लेकर लगातार हम आपको जानकारी पहुंचाते रहेंगे।
तो देखिए, एक तरफ अर्बन नक्सल पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में विदेशी घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने तक की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक भी पारित किया गया। इस विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अवैध विदेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन भी मांगी गई है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन कैंप बनेगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। ड्रग्सच्या केसेसमध्ये, अवैध एंट्रीच्या केसेसमध्ये, अवैध बांगलादेशी असतील, या सगळ्यांच्या संदर्भात ते विदेशी नागरिक असल्यामुळे आपल्याला त्यांना डायरेक्ट आपल्या कारागृहात टाकता येत नाही, त्यांना डिटेंशन कॅम्पमध्ये टाकावं लागतं आणि डिपोर्ट करावं लागतं। आणि म्हणून डिटेंशन कॅम्प तयार करण्याकरता आपण हातात घेतलाय। मागच्या काळात बीएमसीने एक जागा आपल्याला दिलेली आहे, पण ती जागा डिटेंशन कॅम्पच्या नॉर्म्समध्ये बसत नाहीये, म्हणून दुसरी जागा आपण मागितली आहे। बीएमसीने त्या ठिकाणी तशी जागा देण्याच्या संदर्भात आपल्याला सांगितलेलं आहे। त्यामुळे लवकरच मुंबईमध्ये एक चांगलं डिटेंशन सेंटर हे देखील आपण तयार करू। उन्होंने ये ऐलान किया है कि डिटेंशन सेंटर जल्द ही यहां पर बनाए जाएंगे और उसके बाद जो अवैध विदेशी घुसपैठिए हैं उनको उसी में ही रखा जाएगा और फिर डिपोर्ट किया जाएगा। वैभव परब हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, सरकार सख्त है, एक्शन में है और इसी वजह से देखिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि बीएमसी की तरफ से जमीन को लेकर भी बातचीत हो चुकी है और जल्द ही नए डिटेंशन सेंटर बनेंगे। जी बिल्कुल, देखा गया तो महाराष्ट्र और मुंबई में पहले परप्रांतियों को लेकर वाद विवाद चलता था, लेकिन अब मुद्दा है वो बदल गया है। अब विदेशियों को लेकर ये मुद्दा है गर्म होते हुए नजर आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस का रुख था सीधा बांग्लादेशी और रोहिंग्या तक, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले एक टीसीएस से रिपोर्ट आया था कि 2055 तक ये संख्या है वो अधिक तौर पर बढ़ जाएगी और इसी को लेकर महाराष्ट्र में हिंदू के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा गया था। अब देखिए, महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठी ज़्यादा है, ड्रगिस्ट की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में इनको पकड़ना और इनके ऊपर कार्रवाई करना महाराष्ट्र की पुलिस को बड़ी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। और इसके ऊपर लॉ एंड जुडिशरी जो काम कर रही है उसको लेकर डिटेंशन सेंटर की बात जो देवेंद्र फडणवीस ने रखी है वो काफ़ी दिनों से ही इसके ऊपर अभ्यासपूर्ण चल रहा था, लेकिन अब देखा गया है तो देवेंद्र फडणवीस ने सीधा विधानसभा में ये विधायक रखते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर डिटेंशन सेंटर निकाल रहे हैं। हमने बीएमसी भी जगह मांगी थी। देखिए, मुंबई बहुत छोटी है और जो बांग्लादेश और विदेशी वालों की संख्या है वो बड़ी तादाद में अब बढ़ती जा रही है और उसकी तकलीफ है वो महाराष्ट्र को और मुंबईकरों को होते हुए नजर आ रही है। देखो, ड्रग्स के मामले में कई ऐसे हमने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जो आरोपी है वो पुलिस को चकमा देकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, वो रात में कॉम्बिन ऑपरेशन करके बांग्लादेशियों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आगे उनको जो जिस प्रकार की कायदा सुव्यवस्था की देखते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होते हुए नजर नहीं आती। इसीलिए अब महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र खुद देवेंद्र आने वाले दिनों में गृह मंत्री होने वाले हैं, उनको पिछले गृह विभाग का पूरी तरह से अनुभव रहा है, तो इसी को देखते डिटेंशन सेंटर अब मुंबई की वजह से नवी मुंबई में बनने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि नवी मुंबई में बड़ी प्रमाण में जगह उपलब्ध है। तो उसी को देखते हुए तलोजा है, जो तलोजा जेल है उसके आवास में ही ये पूरा डिटेंशन सेंटर रहेगा, ऐसी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि डिटेंशन सेंटर के बाद क्या ये विदेशी का मामला है वो कम होते हुए नजर आएगा, बांग्लादेशियों की संख्या वो कम होते हुए नजर आएगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में धक्का मुक्की के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। यानी क्राइम ब्रांच अब पूरे मामले की जो जांच है वो करेगी। संसद में हुई हाथापाई की जांच क्राइम ब्रांच की टीम करने जा रही है। अब राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। राहुल गांधी से पूछताछ भी दिल्ली पुलिस कर सकती है। साथ ही जो सांसद घायल हो गए थे धक्का मुक्की में, उनके भी बयान दर्ज करवाए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियोस की भी जांच होगी। धक्का मुक्की मामले में बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने शिकायत की और इसी शिकायत के आधार पर अब पुलिस जो अपनी जांच है वो आगे बढ़ाएगी। संसद में जो धक्का मुक्की हुई उसकी जो जांच है वो अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे, वो आज अस्पताल से उनको छुट्टी मिल रही है। ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि जो
दिल्ली की क्राइम ब्रांच है वो इन सांसदों से पूछताछ कर सकती है, उनके बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं। साथ ही पूछताछ के लिए राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा जा सकता है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी से भी पूछताछ होगी। साथ ही जो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ ही जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, वो भी यहां पर जांचे जाएंगे, खंगाले जाएंगे और उसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरा जो विवाद है तब शुरू हुआ जब सदन के अंदर धक्का मुक्की होती है, गेट पर धक्का मुक्की होती है और उसमें 2 सांसद घायल हो जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। तो महिला सांसद की शिकायत पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। महिला सांसद की शिकायत पर कार्रवाई हो, एनसीडब्ल्यू ने ऐसा कहा है। ऐसी घटनाएं कायम करती हैं खतरनाक मिसाल। ये महिला आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आती हैं वो एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। इसी वजह से इसकी सघन जांच होनी चाहिए। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, आज का क्या पूरा घटनाक्रम रहने वाला है कार्रवाई का, क्योंकि अब आज अस्पताल से छुट्टी भी हो जाएगी दोनों सांसदों की, उनके बयान दर्ज होने हैं, राहुल गांधी से पूछताछ होनी है और अब महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और कहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो खतरनाक मिसाल कायम करती है। ऐसे में कड़ी कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल ही जो दोनों मामले थे, यानी कि जो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है उसको भी क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई थी उस शिकायत को भी क्राइम ब्रांच को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया है। हालांकि उसमें अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी अगर जो दोनों सांसद अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो पुलिस की ये कोशिश रहेगी क्राइम ब्रांच की कि उनके बयान दर्ज किए जाएं। अगर वो बयान देने की स्थिति में होंगे तो पहले उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा वहां पर जो तमाम और लोग मौजूद थे उनके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। पूरा घटनाक्रम को एक बार सीक्वेंस जो है उसको बनाने की पुलिस कोशिश करेगी और उसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि राहुल गांधी के बयान इसमें दर्ज करने चाहिए तो राहुल गांधी को नोटिस किया जाएगा और उसके बाद पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। तो अभी राहुल गांधी को कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा इसमें अभी समय, लेकिन उससे पहले पुलिस जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश करेगी। यानी कि जो दोनों सांसद हैं उनके बयान पहले दर्ज किए जाएंगे, वहां पर मौजूद जो लोग थे उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और लोकसभा स्पीकर की परमिशन के बाद जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको निकाल कर देखा जाएगा कि आखिरकार सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या दिख रहा है। इसके अलावा वहां पर जो मोबाइल फोन्स थे, जो वहां पर जो लोग मौजूद थे, उनके फुटेज भी पुलिस की टीम ले सकती है। तो तमाम जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से चलने वाला है। फिलहाल अगर दोनों सांसद डिस्चार्ज हो जाते हैं तो पुलिस की सबसे पहले कोशिश ये होगी कि उनके बयान दर्ज किए जाएं और उसके बाद फिर पुलिस स्टेप बाय स्टेप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल की, जहां पर लोकायुक्त के छापे में 234 किलो चांदी बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से ये चांदी बरामद हुई है। सौरभ शर्मा ने घर के अंदर चांदी की ईंटें दबा रखी थी। जब्त चांदी की कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए है। सौरभ शर्मा के घर से 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां बरामद हुई हैं। 15 लाख रुपए के पर्स, कैश, 11 लाख रुपए की अंगूठियां भी बरामद की गई हैं। लगातार चेकिंग और इस छापेमारी में सोना, चांदी, कैश ये सब बरामद हुआ है। 234 किलो चांदी बरामद हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये चांदी की ईंटें आप देख रहे हैं जिनको जमीन में गड़ा कर रखा हुआ था। भोपाल में छापा पड़ा तो ये सब कुछ अब बाहर निकल रहा है। लोकायुक्त का छापा जिसमें 234 किलो चांदी बरामद की गई है। कैश के साथ ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, ये तमाम चीजें यहां से बरामद की जा रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। घर के अंदर ही चांदी की ईंट सौरभ शर्मा ने दबा कर रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के ही करीबी की गाड़ी से एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार देर रात को 52 किलो सोना भी मिला। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए और ये जो एक कार है वो मकान के सामने लावारिस स्थिति में खड़ी हुई थी। जब चेकिंग की गई तो करोड़ों का कैश और 52 किलो सोना जब्त किया गया। नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश भी यहां से बरामद हुआ है। लगातार लोकायुक्त की जो छापामार कार्रवाई है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहले 52 किलो सोना जब्त होता है, अब 234 किलो चांदी बरामद, 10 करोड़ कैश भी यहां से मिला है। लगातार ये कामयाबी मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबारियों के रेड के बाद लोकायुक्त की टीम को, आईटी की टीम को मिली है। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंबुज, एक एक कर पूरे खुलासे होते जा रहे हैं और
चाहे सोने की ईंटें हो या चांदी की, एक एक कर बाहर निकलती जा रही हैं। अभी तक का क्या अपडेट पूरा कार्रवाई से जुड़ा हुआ? देखिए जी, बिल्कुल ये लगातार जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से अलग अलग एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है, और रियल एस्टेट के कारोबारी हों, चाहे परिवहन विभाग से जुड़े हुए पूर्व कर्मचारी हों, और या इसकी आंच जो है बड़े अधिकारियों तक पहुंच रही है। सौरभ शर्मा जो कि परिवहन विभाग का सिपाही था, छोटा सा सिपाही था, कैसे इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया और कैसे उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति आई, ये पूरे जांच के घेरे में है। 3 दिन पहले जब उसके घर में छापेमारी हुई थी तो जानकारी ये निकल के आई थी कि 40 किलो चांदी उसके पास से बरामद हुई है, 2-2.5 करोड़ रुपए कैश उसके पास से बरामद हुआ है। लेकिन अभी ताजा जो अपडेट है और लोकायुक्त की तरफ से जो उनके सोर्सेज की तरफ से जानकारी है वो ये है कि 240 किलो चांदी लगभग उसके यहाँ से बरामद हुई है। जमीन के नीचे खोद करके गड़ाया गया था ये जो धन है, और इन्हीं जो और पिछले दिनों जो अलग अलग जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर जो कार्रवाई हुई थी, ये सारी कार्रवाइयाँ एक तार में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लावारिस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इन्हीं कार्रवाइयों से बचने के लिए इसी तरह के लोगों ने अपना पैसा जो है कहीं ना कहीं भोपाल से बाहर भेजने की ये कोशिश हो रही थी। लेकिन पुख्ता जानकारी के आधार पर उस कार को अपने गिरफ्त में लिया था पुलिस, आईटी ने, और इनकम टैक्स को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। और अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि वास्तव में इस पूरे जो चीजें हैं इसके पीछे का असली चेहरा कौन है। कल इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई थी, जिस तरीके से यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार उन्होंने इशारों में ये बात कही थी कि ये छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली कोई और है। उन्होंने पूर्व जो है चीफ सेक्रेटरी का नाम भी लिया था, इकबाल सिंह बैस का, और उन्होंने कहीं न कहीं राजेश शर्मा और सौरभ शर्मा का कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हुए दिखाया था। तो अब इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। देखना ये होगा कि ये जांच कहां जाकर के रुकती है। बिल्कुल अंकुश, देखना होगा कि ये जो इतनी बड़ी बरामदगी हुई है इसके किस किस से कनेक्शन जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के सम्मान को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर केजरीवाल ने एक पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया, वोटर लिस्ट से नाम काटने का खेल खेल रही हैं। दिल्ली में ये खेल चल रहा था, हमने खुलासा किया, ये केजरीवाल का कहना है। साथ ही केजरीवाल ने पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी की इस साजिश को कामयाब हम नहीं होने देंगे। तो पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया और पोस्ट किया है। तो बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। पूरे देश में दूसरी पार्टी के वोटर्स की जो वोट है उसको कटवाने का खेल चल रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी ये लोग यही कर रहे थे, लेकिन हमने पकड़ लिया। यहां बीजेपी की इस गंदी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट किया। तो पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर कल भी केजरीवाल ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए थे और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक बार फिर से पोस्ट किया है और लिखा है कि बीजेपी की इस गंदी साजिश को हम यहां पर कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पूर्वांचलियों की कॉलोनीज में पहुंचेगी और उनके साथ बातचीत करेगी, उन तक ये बयान भी पहुंचाएगी। एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को बना रही है। पूर्वांचल के वोटर्स को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर कई गंभीर सवाल कल भी खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पूर्वांचल समाज के रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है? उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। और आइए अब आपको जेपी नड्डा का वो बयान हम सुनवाते हैं जिसे केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। नड्डा ने राज्यसभा में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात कहते हुए पूर्वांचलियों का जिक्र किया था। सुनिए।
संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट कर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीज़न देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीज़न भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोंगिया हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दूसरी बात, इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बांग्लादेश में फिर हुआ हिंदू मंदिर पर अटैक। एक निर्माणाधीन हिंदू मंदिर में 2 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। बांग्लादेश के शकौर इलाके में गुरुवार रात यह घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में 37 साल के अजहरुल को गिरफ्तार किया है। आज सुबह यह गिरफ्तारी भी हो गई है। बांग्लादेश के शकौर इलाके में मूर्तियां तोड़ी गई हैं। जब से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद से हिंदुओं पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश में मंदिर पर अटैक हुआ। एक निर्माणाधीन हिंदू मंदिर में 2 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और ये जो मंदिर वो शकौर इलाके में था। गुरुवार रात की ये घटना जब इस मंदिर पर अटैक हुआ। 37 साल के अजहरुल को गिरफ्तार आज सुबह किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में कार्तिकेय मंदिर का एएसआई सर्वे हुआ। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने यह सर्वे किया है। 5 तीर्थों और 19 कुओं की जांच टीम के द्वारा की गई। साल बाद 14 दिसंबर को संभल में कार्तिकेय मंदिर का खुलासा हुआ। मंदिर मिलने के छठे दिन एएसआई की टीम मंदिर के सच की तलाश में कार्बन डेटिंग करने पहुंची। संभल के डीएम ने 18 दिसंबर को पुरातत्व विभाग से मंदिर और उससे जुड़े जगहों की कार्बन डेटिंग के लिए कहा था, जिसके बाद 4 सदस्यों की टीम, जिसमें उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी राम विनय, सहायक पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर कृष्ण मोहन दुबे, सर्वेक्षक अनिल कुमार सिंह और पुरातत्व विभाग के कर्मचारी हिमांशु सिंह थे। पुरातत्व विभाग के 4 सदस्य 20 दिसंबर की सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक एक चीज की जांच की, कार्बन डेटिंग की। संभल में स्थित 5 तीर्थ भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत 19 कूपों का निरीक्षण किया। कुल 4 सदस्यीय टीम थी और कुल 24 जगह का सर्वे किया उन्होंने। एक तस्वीर को देखिए। एएसआई की टीम ने मंदिर के अंदर से सैंपल लिया, मंदिर के बाहर के दरवाजे और दीवारों की नाप ली, मंदिर के पास बने घर के अंदर की भी जांच की गई, आसपास मिले कुओं से भी नमूने लिए। यही नहीं, शहर के बाहर भी सर्वे किया गया। अलग अलग हैं, जैसे चतुर्मुख कूप है उसका निरीक्षण किया है, ये जो मोक्ष कूप है उनका किया है। तो जितने कूप थे उन सभी का एक बार कर लिया, क्योंकि पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं। 8 से 10 घंटे के सर्वे के बाद भी शायद अभी काम पूरा नहीं हुआ है। डीएम का दावा है कि सर्वे करने वाली टीम अभी संभल में रुक सकती है। तो ये टीम अभी तक रहेगी, अभी रुकेगी एक दिन और? मैं भी आज रात को निकले या कल निकले। अच्छा। एएसआई की टीम को सर्वे में क्या मिला इसका अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पुजारी का दावा है कि मंदिर काफी प्राचीन है। किन चीजों का इस्तेमाल करके इनमें बनाया गया है? ये देखिएगा, इसमें जो है जैसे कहा जाए सुर्खी, चूना, उड़द की दाल और एक सीरा आता, वो मिलाकर पहले स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता था। तो ककैयाइड बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे स्ट्रक्चर खड़ा करा गया है। और प्राचीनता पहले आले बनते थे, क्योंकि बिजली का साधन नहीं था। तो देखिएगा आले बहुत बने हुए हैं इसमें, और मूर्तियों के लिए भी आले होते थे। तो जैसी प्राचीन हमारे यहाँ और तीर्थ हैं, सहम उनकी ही तरह ये हमारा कार्तिकेश्वर महादेव तीर्थ है। 1978 के दंगों के बाद यहाँ रहने वाले हिंदू पलायन कर गए थे। उसी वक्त इस मंदिर को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन नवंबर में संभल के हिंसा के बाद जब अवैध निर्माण की जांच चल रही थी, उसी दौरान 14 दिसंबर को पुलिस प्रशासन को ये मंदिर मिला। 46 साल बाद 15 दिसंबर को खोला गया और पूजा पाठ शुरू की गई। अब कार्बन डेटिंग के जरिए इस मंदिर के सच को जानने की कोशिश हो रही है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद सच से पर्दा उठ जाएगा। तो हाल ही में मिले मंदिर और कूपों का सर्वे हुआ, तो वहीं संभल में आज कल्की मंदिर का एएसआई सर्वे। संभल के कल्की मंदिर पहुंच चुकी है एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर आज
कल की मंदिर का एएसआई सर्वे करने के लिए एएसआई की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। यहां पर सर्वे चल रहा है, मंदिर के इतिहास के बारे में जाना जाएगा, साथ ही जो कार्बन डेटिंग के जरिए तमाम साक्ष्य यहां पर पाए जाएंगे उसको लेकर रिकॉर्ड एएसआई की टीम करेगी। इस वक्त कल की मंदिर में एएसआई का सर्वे चल रहा है। एएसआई की टीम इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उबैदुर, जानकारी दें, अभी एएसआई की टीम कल की मंदिर के अंदर मौजूद है। क्या अभी ये टीम पहुंची है यहाँ पर? प्राचीन कल की मंदिर है, यहाँ एक बाहर कुआं भी है, प्राचीन कुआं है, जो 19 कूप हैं प्राचीन संभल में जिनका पुराणों में जिक्र है, उस सब का जो है सर्वे हो रहा है। और ये जो प्राचीन मंदिर है कल की मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिर है, इसका पुराणों में जिक्र है। और जो सर्वे टीम है वो ये जांचने में लगी हुई है कि ये कितना पुराना है, और इन सब चीज़ों के जो फोटोग्राफ्स हैं वो किए जा रहे हैं, जो पैमाइश है वो की जा रही है, और जो कूप है उसकी साफ सुथराई कराई जाएगी, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कूप भी जो है बंद है। और ये मंदिर जो है यहाँ पर पूजा लगातार होती चली आ रही है, और पुराना प्राचीन ऐतिहासिक ये मंदिर है कल की मंदिर। तो ये जो नगरी है संभल, यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं, और जो जितने भी पुराने मंदिर हैं उन सबको जो है टीम जो है वो जा करके स्थलीय निरीक्षण कर रही है। तो उसी क्रम में यहाँ पर पहुंची है। कल भी दिन भर जो है तमाम मंदिरों का निरीक्षण किया था टीम ने, और आज भी जो है ये टीम लगातार यहाँ पर संभल में जो निरीक्षण का कार्य है, जो सर्वे को लेकर जो भी अपडेट होगा उबैदुर रहमान आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।